आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर को। क्लास 9 के चैप्टर को तो हमने 1 बाय 1 करके सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को पूरे तरह से कवर कर रहे हैं। और उसकी लेकिन एक बात है कि आपको प्ले लिस्ट पे काम कर रहे हैं। पूरा इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स 1 बाय 1 करके चैप्टर क्लास 9 का कवर कर लिए, और 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो कि आप लोग की सुविधा के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो एक एक चैप्टर पर के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो है पिछले में अगर आप लोग को सबसे पहली बात, इस चैनल की एक विशेषता है, एक इम्पोर्टेंस है कि आप अगर जिस फील्ड से हो, आप जिस फील्ड से हो, प्ले लिस्ट जाकर चेक करें। आपको आपके फील्ड के एक्यूरेट आपको वहां पर कंटेंट मिलेंगे। बार बार कह रहे हैं, आप जिस फील्ड से हो, जिस भी फील्ड से हो, उस फील्ड से रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप अपना देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करें, वहां पर जरूर अवेलेबल होगा। क्योंकि ये जो ये अपना जो परिवार है, जो चैनल है, ये किसी एक के लिए नहीं है, एक्यूरेट के लिए नहीं, ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए है। और ये इसका जो एरिया है, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो पैरामीटर है, ब्रॉड है। ठीक है, तो आप लोग को प्लेलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 बाय 1 करके जो वीडियो है, 1 बाय 1 जो कंटेंट है, वो अलग अलग कैटेगरी की है। तो अलग अलग कैटेगरी के होकर भी ये अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से अपनी अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो रिलेटेड है तो आपको एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगर आप बीकॉम लेवल है, अगर आप मार्केटिंग लेवल है, माने जिस लेवल, यूपीएससी लेवल है, एसएससी लेवल है, कंपटीशन लेवल है, जीके पढ़नी हो, हिंदी पढ़नी हो, इंग्लिश पढ़नी हो, जो भी पढ़नी हो, आपको उसका प्लेलिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट विजिट करनी ही चाहिए। आप लोग को एक बार हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करनी चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट वहां पर अवेलेबल है, और नहीं भी है तो वहां धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग आज का टॉपिक है, आज चैप्टर 2 क्लास 9, क्लास 9 चैप्टर 2 जो है संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग। अब इस टॉपिक को हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, और थोड़ा लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि संसाधन, संसाधन है क्या। संसाधन मतलब रिसोर्स, जैसे गॉड गिफ्टेड जो भी हम लोग को जो भगवान के जरिए से मिला हुआ है, जल, है ना, जल थल वायु जो भी है हम लोग को मिला हुआ है, ये सारे के सारे संसाधन है। मनुष्य भी एक तरह के रूप में संसाधन ही है। मनुष्य भी एक तरह के, एक तरह से संसाधन ही, मनुष्य क्या है, एक तरह से क्या है, संसाधन ही है। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन के रूप में लोग, है ना, संसाधन के रूप में लोग। अगर जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या की अगर बात करें, तो जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था के दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। मतलब क्या, जनसंख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लोग प्लस पॉइंट में अगर लेते हैं, क्या प्लस पॉइंट में लेते हैं इसको, कि ये तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या के अंदर जितना भी शिक्षा, ठीक है, जितने भी प्रशिक्षण और जितने भी चिकित्सा सेवा का निवेश किया जाए, ठीक है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वही जो है ह्यूमन रिसोर्स में बदल जाते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स में बदल जाते हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ा है। तो संसाधन की अगर बात करें हम लोग, तो संसाधन जो है वो अगर मनुष्य के ऊपर, अगर मानव के ऊपर शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा, है ना, इन सब चीज को अगर खर्च किया जाए, उनको अगर अवेलेबल बनाया जाए, है ना, उनको अगर इनको इनकी जैसे मानव का अगर जनसंख्या बढ़ रही है, उनके ऊपर अगर शिक्षा का खर्च किया जाए, ठीक है ना, और प्रशिक्षण दिए जाए, ठीक है, तो मानव जो है, जनसंख्या जो है वो किस में बदल जाएगी, हमारे कैपिटल में बदल जाएगी, पूंजी में बदल जाएगी। वास्तव में मानव पूंजी, कौशल और उसमें निहित ज्ञान का स्टॉक है। स्टॉक मतलब संपत्ति टाइप का है। क्या है ये? संपत्ति है ना। और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब संसाधन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, संसाधन आखिर है क्या। तो संसाधन जो है, संसाधन के रूप में लोग जो है वर्तमान उत्पादन कौशल, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, क्षमताओं में संदर्भ किसी देश के में कार्यरत लोग क्या है, मतलब कि मैन पावर, मनुष्य अगर काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इसका वर्णन करने का एक तरीका है कि उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या का विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की सृजन मतलब क्या, कि जो भी ग्रॉस प्रोडक्शन है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन सृजन का योगदान क्षमता के ऊपर बल देता है, कि जितना भी अगर मैन पावर जितना अच्छी तरह से है, बढ़िया है, उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। एक मानव क्या है, संसाधन है। मानव क्या है, ये तो संसाधन है, ये सभी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक यह विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू है, जिसे हम लोग वक्त अगर अनदेखा कर दिया जाए तो हम लोग इसे नकारात्मक पहलू भी देख सकते हैं। मतलब कि अगर इसको अगर पॉजिटिविटी में नहीं लिया जाए तो ये नेगेटिविटी बन ही सकता है। सिंपल सा बात है। जैसे कि उसके लिए क्या क्या चाहिए भाई, भोजन देना ही होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की जनसंख्या तक पहुंचाना होगा। स्वास्थ्य के लिए और भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब के लिए पहुंचाने से ही वो कैपिटल में बदल पाएगा। ठीक है, संसाधन की ओर अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकास किया जा सकता जाता है। मतलब क्या, अगर संसाधन है मानो तो उसको ऊपर स्वास्थ्य का मेन टॉपिक हम लोग यही कह रहा है कि अगर संसाधन है, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अगर अधिक है तो उसके ऊपर अगर शिक्षा के ऊपर और उसके हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाए, ठीक है ना, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, तो सिंपल सा बात है कि ये बहुत आगे जाकर काम आने वाली है। ठीक है, और अगर नहीं किया जाए तो ये एक अभिशाप बन जाएगा जनसंख्या। ठीक है, और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला गया है कि मानव पूंजी निवेश, मानव पूंजी के अंदर में क्या निवेश करेंगे, तो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा, ये से ये है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। साथ में ये क्या है, भौतिक पूंजी के भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अगर इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, अगर इनके ऊपर अगर खर्च होता है, तो सिंपल सा बात है कि ये पूंजी के रूप में काम करेगी, पूंजी के रूप में काम करेगी, हमारा एक बहुत बड़ा पूंजी बन जाएगा। और बात करें शिक्षा अगर बेहतर हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, शिक्षा अगर बेहतर हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ था भारत में, हरित क्रांति आई थी। भारत में हरित क्रांति एक उदाहरण है इसका। बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में हुआ था कि जो खेती भी हो रहे थे वो पिछले मेथड से हो रहे थे, लेकिन नए नए उत्तम उन्नत किस्म के बीज आने लगे। ठीक है, और क्या हुआ कि उसके आगा दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। मतलब क्या है कि हरित क्रांति जो है उत्पादन में और वृद्धि लाया। ठीक है ना, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में एक क्रांति में एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी और प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के लिए ये महत्वपूर्ण उच्च स्थान प्राप्त लिया है। मतलब क्या, भारत में हरित क्रांति आई तो क्या बना, उन्नत किस्म के बीज, है ना, उन्नत किस्म के बीज और और मशीनों का ये उपयोग हुआ, जिसके कारण उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, ये सारा तो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात चल रहा था कि कि यह आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो। ये और यहाँ पर ये बात कही गई है इसमें कि दायित्व को नहीं है, मतलब कि टेंशन की बात नहीं है इसमें, कि मानव पूंजी में निवेश करना परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मतलब अगर मानव में मानव संपत्ति में अगर मानव के ऊपर अगर खर्च किया जाए तो ये किसमें, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी अगर उसको विकास किया जाए तो मानव जो है संपत्ति में बदल सकती है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब इसी तरह यहाँ पे शकल की कहानी की गई है कि शकल क्या कहानी से, तो यहाँ पर दो मित्र हैं, दो मित्र विलास और शकल है। कौन कौन है? दो मित्र है, विलास और शकल है। वो लोग सेमापुर में रहते हैं। शकल की आयु जो है कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। और उसकी माँ जो शीला घर का काम कर देखती है। ठीक है। तो कौन कौन है भाई? विलास है और शकल है। विलास है और शकल है। उसकी माँ जो है शीला, वो घर में रहती है। पिता क्या करते हैं? बूटा चौधरी खेत में काम करते हैं। पिता जो है वो काम करते हैं। एक सेकंड। अब क्या है, दो मित्र हैं। अच्छा, दो मित्र की बात अगर कर रहे थे, तो सकल घर के काज काम को अपनी माँ की मदद करता था। शकल जो है अपनी माँ का मदद करता था घर के काज काम में, लेकिन शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। लेकिन वह दोनों भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। जीतू और उसकी भी देखभाल करता था। ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन घर में क्या हुआ था? बेकार बैठा हुआ था, क्योंकि उसे नौकरी ही नहीं मिल रही थी। भुट्टा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा सकल पढ़े लिखे। ठीक है। और वे उस पर गांव और स्कूल के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। मतलब क्या, उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, नाम लिखवा लो और पढ़ो लिखो, ऐसा कंडीशन था। लेकिन क्या हुआ कि भुट्टा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे, और वे उस पर गांव के स्कूल का नाम में लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया, स्कूल में एडमिशन पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स मैंने कॉमर्स लिया और अध्ययन किया। शकल प्रतिभाशाली था, पढ़ने लिखने में अच्छा था। आरंभ से ही उसने पढ़ाई अच्छे से की थी। उसने बड़े लगन से किया था, उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिल गई। प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिल गई। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस सॉफ्टवेयर से वो, अब उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर उसमें क्या करता था, वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता था और अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता उन्हें मार्केटिंग में चला गया। इसके बाद वे सेवाओं से प्रसन्न होने से उन और उसको प्रमोशन भी मिलने लगा। ठीक है। ये सारा कहानी था। ठीक है। अब ये तो था किसकी कहानी? शकल की कहानी। अब थोड़ा सा और इधर बढ़ते हैं, स्किप करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं कि अगर पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, अध्यापक हो, इंजीनियर हो, दर्जी हो, या फिर अन्य किसी भी प्रश्न में, तो उच्च आय से न केवल अधिक अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है। मैंने उच्च अगर इनकम ज्यादा हो तो इसको ना, बल्कि सभी समाज के लोगों को लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों को भी पहुंचता है जो स्व प्रत्यक्ष रूप से उसमें शिक्षित नहीं है। और बात करें कि उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में यह मानव पूंजी इस तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि का उपयोग कर सकता है। मानव संसाधन किसका यूज कर सकता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के को कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकती। भूमि का उपयोग कौन करेगा? इंसान ही ना करेगा, है ना। भूमि का उपयोग कौन करेगा? इंसान करेगा। पूंजी पैसा कौन यूज करेगा? इंसान ही करेगा। ये बात है ना। ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए मानव का होना जरूरी है। और बात करें अनेक दशकों में भारत का विशाल जनसंख्या जो है ग्रोथ हुई है, पहले से बढ़ती गई है। कुछ पिक्चर दे विलाम की। अब यहाँ पर क्या है, विलास की कहानी एक बताई गई है। ठीक है। तो इसको हम लोग इस टॉपिक करने के बाद करते हैं। ठीक है। अब इन दोनों व्यक्ति, अब यहाँ पर सर पहले कहानी है, पढ़ना जरूरी है। अब विलास की कहानी है। विलास की जो है वो कौन है? विलास जो है 11 वर्ष का लड़का था। वह 11 वर्ष का लड़का था। वह सकल के गांव में ही रहता था। ठीक है। विलास के पिता महेश थे, एक मछुआरे थे। और विलास जब केवल 2 वर्षों का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी।
विलास जब 2 वर्ष का था, उसके पिता उसकी माँ जो है, माँ का नाम क्या था, गीता था, वो मछली बेचकर पालन पोषण करती थी। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती रहती थी, निकट मंडी में बेचती रहती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो मछली बेचकर दिन में कम से कम 150 रुपए कमा लेते थे, लेकिन विलास गठिया का रोगी बन गया। ठीक है, विलास गठिया का रोगी बन गया। और उसकी माँ जो है, इतने पैसे नहीं थे कि उसे डॉक्टर को दिखा पाती, तो वह स्कूल में भी नहीं जा सका। लेकिन उसे पढ़ने में रुचि बहुत ज्यादा थी, वह खाना पकाने में अपनी मदद भी करता था। अपने दोनों भाई मोहन को भी देखभाल करता था। उसका भाई भी था, मोहन भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। परिवार में सहायता के लिए कोई तो चाहिए, क्या करना पड़ेगा। और वो लोग शिक्षित भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाए कि और क्या है कि वह ये तो हो गया। कुछ समय पश्चात तो उसकी माँ बीमार पड़ गई, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार की में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया और अपनी माँ की तरह वह काम करते रहा। ठीक है, वह भी काम करके कमा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया कि इन दोनों व्यक्तियों में क्या हुआ। इन दोनों व्यक्तियों में अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया था। सकल स्कूल गया मतलब वो पढ़ा लिखा था, और विलास जो स्कूल नहीं गया था। सकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। ठीक है, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विलास गठिया का रोगी था, और डॉक्टर के पास जाना और साधन डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं था। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री की थी, लेकिन सकल को प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिल गई। लेकिन विलास काम नहीं जानता था, काम करता भी नहीं था, तो माँ के साथ काम कर रहा था। सकल के मामले में कई वर्षों में शिक्षा उसे श्रम गुणवत्ता बढ़ाई। मतलब क्या, अगर तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध होता है कि अगर शिक्षा अच्छी हो तो वो उसके श्रम में हेल्प करता है, उसके आगे जाके काम करने में हेल्प करता है। सकल के मामले में कई वर्षों से शिक्षा तो श्रम में गुणवत्ता बढ़ाई, इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई और वो कमाने में भी सक्षम हो पाया। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो है पढ़ाई एक मायने रखती है। दूसरी बात अगर बात करें कि उसके बदले में व्यक्ति को क्या मिलता है। अगर काम करता है तो वेतन मिलता है, वेतन मिलने पसंद में उसमें प्रतिफल में प्रॉफिट होता है, लॉस ही नहीं होता है। और विलास को उसके जीवन में आरंभ में कोई शिक्षा स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, तो कुछ मिल ही नहीं थी, पढ़ाई नहीं हुआ था, तो अपनी माँ के भांति मछली बेचकर काम करता था। इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मतलब अकुशल मतलब काम कितना भी कर लो उतना ही पाता था, जितना मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसको उतना सैलरी में नहीं मिलता था, क्योंकि वो काम कर ज्यादा करता था, शिक्षित नहीं था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सके। ये निवेश भूमि पूंजी के निवेश की तरह है। मन की भूमि में जितना इन्वेस्ट करो, पूंजी में जितना इन्वेस्ट करो, उस हिसाब से उन लोगों को प्रतिफल मिलता है। तो एजुकेशन भी वही कहानी है। और तो मानव स्वास्थ्य के अंदर में जितना खर्च करो उतना काम आएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा स्वास्थ्य निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज बृहद योगदान में प्रतिफल दे सकता है, अगर उसके अंदर खर्च की गई है। यह देखा गया था कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा का महत्व को अनुभव किया, उचित किया है। और इस प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है कि भाई शिक्षा से ही शिक्षा इनकम जरूरी है। और इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता और सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सुयोजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी तरह ही सूचित वंचित से रखते हैं, मतलब कि पढ़ाई लिखाने से दूर रखते हैं। तो जो लोग शिक्षा का महत्व समझेंगे वे लोग ही शिक्षा के कदम पर चलेंगे। अगर बात करें हम लोग जापान के देशों में मानव संसाधन को निवेश किया गया है, मतलब कि वहां पर खेती लायक भूमि भी नहीं है, खेती लायक हर चीज नहीं है, तो उसके लिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन का यूज किया जा रहा है। यह विकसित धनी देश है, क्योंकि यहाँ पर अपने देशों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन का आयात करते हैं। वैसे अब बात करके वे धनी कैसे हैं, तो उन्होंने लोगों को विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया, और उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया, और इन लोगों ने कुशलता प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में विकास बने। मतलब क्या है, खेती के लिए जमीन उतनी नहीं थी, पहाड़ी एरिया था, मतलब कटा फटा एरिया था, तो उसमें मछली पालन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीज में अपना मानव संसाधन का विकास किया। आज ये वो लोग आज जापान जो है अलग देश में अलग नाम पर है।
पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो विलास जो है सकल के विलास और सकल की तरह लोग क्रियाकलाप में संलग्न काम करने में सब आगे है, लेकिन हमने देखा कि विलास मछली बेचता है और सकल जो है फर्म में नौकरी करता है। दोनों में यही अंतर है कि दोनों का शिक्षा के अंदर एक महत्व है। तो शिक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। क्रियाकलाप के तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय वर्ग का होता है। मतलब कि अगर एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, तीन तीन तरह की एक्टिविटी। प्रथम में आता है कि कृषि वानिकी। प्राइमरी एक्टिविटी की अगर बात करें, प्राइमरी फर्स्ट के अंदर में बात करें हम लोग, तो कृषि वानिकी और पशु पालन, मत्स्य पालन, इन सब जो है। और खनन, खनन का मतलब हो गया कि खनिज को मिट्टी के अंदर से निकालना, माइनिंग, ये सब चीज जो है वो सब जो है ये प्रथम में काम आता है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रथम में काम आता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में अगर बात करें हम लोग, तो विनिर्माण मतलब कि विनिर्माण मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में बिजनेस बिजनेस भी आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब चीज आता है, पर्यटन सेवा, ये सब चीज आता है। ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्टियरी एक्टिविटी के बारे में भी समझ लिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाएं जो है आर्थिक क्रिया कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं। आर्थिक क्रिया दो भर की होती है, बाजारी क्रिया और गैर बाजारी क्रिया, मैंने प्राइवेट मार्केट और नॉन मार्केटिंग। बाजार क्रियाओं में वेतन का लाभ के उद्देश्य उद्देश्य से की गई क्रियाओं को प्रासंगिक भुगतान किया जाता है। वे क्या हो रहा है यहाँ पर कि बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ, वेतन अगर जो उठाया गया है या फिर लाभ जो हुआ है उससे जो है, जो परिश्रम से मैंने उसी पैसे से भुगतान पेमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या, सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवा का उत्पादन शामिल है। लेकिन गैर बाजार वाले किराए में अभिप्राय में स्व उपभोग के लिए उत्पादन, मैंने खुद को उपभोग के लिए उत्पादन करना पड़ता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें प्राथमिक उत्पाद का उपभोग और प्रसंस्करण के अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज है। और कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर। एलिमेंट स्टार्ट हुआ। अगर ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं का और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। महिलाओं और पुरुष के बीच श्रम विभाजन होता है कि ये कौन कितना काम करेंगे। लेकिन क्या है, आमतौर पर महिलाएं घर में काम काज करती है, ठीक है, और पुरुष खेती में काम करते हैं। लेकिन शकल की माँ जो है शकल की माँ शीला खाना बनाती है, ठीक है, बर्तन साफ करती है, लेकिन कपड़े धोती है और घर की सफाई करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। लेकिन क्या है, शकल के पिताजी बूटा जो है काम के बाहर काम का बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते। तो शीला परिवार का पालन पोषण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। और उनको क्या है, कुछ मिलता नहीं है कि घर का काम काज करने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन बूढ़ा धन कमाता है जिसे वह परिवार का लालन पोषण के लिए करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाएं के बदले में महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, ठीक है, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है। और बात करें हम लोग विलास की माँ, जो है विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उसकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती थी। ठीक है, मतलब क्या है कि श्रम बाजार में प्रवेश करती थी, क्या बोला फिर से कि जब वो विलास की माँ किसमें जाती थी, गीता मछली बेचने जाती थी, तो श्रम बाजार में जाकर प्रवेश करती थी, तब उसको पैसा मिलता था बेचने के बाद, है ना। तो ये सब चीजें कि श्रम का विभाजन हो जा रहा है। और पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष जो है सहयोगी की तरह उसकी आय और उसकी शिक्षा कौशल पर निर्धारित की जाती है कि उनका इनकम कितना होता है, उनकी शिक्षा कैसी है। ठीक है। अब अगर बात करें कि यहाँ से देखें कि शिक्षा व्यक्ति के उपलब्धि आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है। मतलब क्या है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है और आप शिक्षित हो तो आपको वहाँ उस तरह से आंका जाएगा। ठीक है, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। ठीक है।
अधिकांश में अगर देखा जाए तो अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है, जिसके कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम श्रम दिया जाता है, मतलब कि कम दिया जाता है। लेकिन अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां पर नौकरी सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। ठीक है, कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। ठीक है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उनकी सबसे अधिक आकर्षित क्षेत्र है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया, लेकिन इनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की उच्च स्तर से आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ी किसी से पूछे क्या बनना चाहते हैं, मतलब क्या कुछ ना, मतलब कि नारी जो महिलाएं हैं वो ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासन में भी एंटर की है। मैं तो वो तो हर जगह पर इन लोगों का बराबर पहुंच हो सकता है। ठीक है ना, बराबर पहुंच है कि क्योंकि सबको समता का अधिकार है यहाँ पर। ठीक है। और बात करें हम लोग कि जनता की गुणवत्ता की, तो जनता जो है, जनता की गुणवत्ता की अगर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें तो जनता में क्या गुणवत्ता है। तो जनसंख्या जो है, सॉरी जनसंख्या, जनता में जनसंख्या, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षर दर, जीवन प्रत्याशा के रूप में व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों को द्वारा प्राप्त प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि फिर वही बात की गई कि स्वास्थ्य अगर ठीक हो और शिक्षा अगर ठीक हो, जीवन शैली अगर अच्छी हो, तो जनसंख्या की गुणवत्ता पर गुणवत्ता को देखा जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश और समृद्धि दर जो निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर शिक्षा की बात करें हम लोग, तो अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों की अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण तरीका है, और इसके लिए नए क्षितिज खोले गए, नई आकांक्षाएं दी गई, जीवन के मूल्य विकसित किए, न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान रहा है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि जो है वो में सहायता देगी। ठीक है। और क्या है प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक पहुंच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि और जो ये जोर देने के लिए एक नया काम किया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम है, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में क्या है, जी प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्टार्ट की गई है। नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय में जैसे क्या हो रहा है कि हर स्कूल में प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित दिया जा रहा है। और व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक संस्था विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना परिव्यय परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना है। 151 करोड़ रुपए बढ़कर और इसके ऊपर खर्च भी किया जा रहा है। 151 करोड़ से दिया जा रहा, और 151 करोड़ से बढ़कर 2020 से 21 में कितना हो गया, 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा का व्यय जो है 1951 में 0.6% से बढ़कर 3.1% हो गया है। ये बजट का अनुमान है। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय सरकार के दस्तावेज की ये द्वारा बजट अनुमान 2020 और 21 की अगर बात करें हम लोग, तो ये हमारा बजट है। बजट पेश की गई है कि 1951 में कितने से कितना है, व्यक्ति कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ठीक है, और अन्य कितने हैं। ठीक है।
तो ये सारे जो है डिस्कशन आप लोग को समझना है कि व्यक्ति अधिक, पुरुष जो है अधिक है, ठीक है ना, पुरुष और व्यक्ति और अन्य में दिए गए हैं। यहाँ पे भारत की जनगणना जो है कहाँ के दिखाई गई है, भारत जनगणना महाराष्ट्र एवं जनगणना का आयुक्त कार्यालय मंत्रालय, आयुक्त का कार्यालय या फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये साक्षरता दर है। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा एक सेकंड तो यहाँ जाना चाहिए। कितना 2020 से 21 में घटकर 2.8% बताया गया था, और हमें साक्षरता दर 1951 के 18% बढ़कर 218 और 18% हो गई। साक्षरता जो है प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार है, बल्कि यह एक नागरिक द्वारा क्या है, अपने कर्तव्यों को ठीक पालन करने के लिए एक अपने अधिकार को ठीक से प्राप्त लाभ उठाने के लिए एक अनिवार्य, मतलब शिक्षा जरूरी है। और साक्षरता भी जरूरी है, क्योंकि अपने जो अपना जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से सही रूप में अपनी मजदूरी लेने के लिए, मतलब हर चीज के लिए ये चीज अवेलेबल है, हर चीज के लिए जरूरी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16% अधिक है। महिलाओं की अपेक्षा 16% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 14.2% अधिक है, ठीक है ना। लेकिन वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में 94% है। केरल में 94%, केरल में अधिक लोग शिक्षित भी रहते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षित प्रतिशत ही है। और 19 से 20% स्कूली प्रणाली भारत के 7,78,842 से भी अधिक जो है गांव में जनसंख्या फैली है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर बात कर जाए तो स्कूल शिक्षा में इसमें शिक्षा के निम्न स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। मतलब जब पढ़ाई स्टार्ट होता है, लेकिन समय से पहले वे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। समय से पहले वे लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये दर जो है अधिक है। अच्छा और बात करें हम लोग ये जो ये 2000 ये तो हो गया, ये तो हो गया, ठीक। और छः से लेकर 14 वर्ष की सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई है। और और क्या है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान भी अपना स्टार्ट किया है। इसके एक महत्वपूर्ण कदम है राज्यों और स्थानीय सरकारों राजस्थानीय सरकारों को सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा का नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर आरंभ किया गया है, याद रहे। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोगो शिविर स्थान गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर का भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। मतलब दोपहर का भोजन मतलब मिड डे मील जिसको कहते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है।
अब बात करें अगर कि 12वीं योजना में 18 से 23 वर्ष की आयु को 27% तक की वृद्धि 18 वर्ष में हो गई है। और यह विश्व का औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता और राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन का स्वीकार करना है। व्यवसायीकरण की अगर बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, दूरस्थ और सरकार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों का विषयण पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में लोग पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों की अगर बात करें हम लोग तो देखो, और उसमें क्या था कि यहाँ से चले थे ना। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के 18 से 23 वर्ष की आयु के नामांकन में 27% तक की वृद्धि और 2018 में रही, ठीक है ना। लेकिन यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती थी। यह रणनीति पहुंच वृद्धि ने ये जो रणनीति थी वो किस किस रूप में काम आने लगे, तो सबके 18 से 23 वर्ष के आयु के लोगों के लिए वृद्धि, गुणवत्ता और राज्य के विशेष पाठ्यक्रम का परिवर्तन का स्वीकार करना था। और साथ में क्या है, व्यवसायीकरण मतलब क्या है, कॉमर्शियल और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने के लिए केंद्रित किए थे। प्रयास दूरस्थ शिक्षा और औपचारिक और अनौपचारिक दूरस्थ तथा सरकार संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान और अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान तथा विश्वविद्यालयों की जनसंख्या महत्वपूर्ण हुई वृद्धि हुई थी। 1951 और 1920 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की जनसंख्या जो वृद्धि, छात्रों का नामांकन, इन सब चीज में भर्ती की तालिका नीचे दी गई है। तो नीचे तरीके में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये ये अपना डाटा है, ठीक है। अब वर्ष अगर बात करें हम लोग किस, सबसे पहले बात इसमें क्या समझना है कि उच्च शिक्षा के संस्थान की संख्या, उच्च शिक्षा जैसे हम लोग कि अधिक शिक्षा यहाँ पर निर्मित की है और नामांकन उसका संख्या भी है। 1951 की अगर बात करें तो इसमें महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में 750 और फिर विश्वविद्यालयों में जो है वो 30 और विद्यार्थी जो है इतने, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इतने शिक्षक नियुक्त किए गए। लेकिन 1951 में 1990 से लेकर 91 में और का डाटा ये है। और उसके बाद ऐसे ही बढ़ते चला गया है। 1917 से लेकर 18 तक के बीच में महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो डाटा ये जो है, और उसके बाद विद्यार्थी इतनी और शिक्षकों की इतनी है। तो इस हिसाब से हम लोग को रिपोर्ट मिल रही है। तो रिपोर्ट को अच्छी तरह से आप लोग को देखना है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर रहे हैं कि शिक्षा को अधिकतम जो है सक्षम करने की कोशिश की गई है। वास्तव में यह क्या है कि स्वस्थ अपना कल्याण करने के लिए अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की जो स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए देश की प्राथमिकता होती है। मतलब देश की प्राथमिकता क्या है कि देश की जो जनसंख्या है उसको सबसे पहले शिक्षित की जाए, ठीक है ना। उसमें हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्तों पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, साथ में क्या, सेवा, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा, इन सब चीज पर ध्यान देना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेवाओं में अपेक्षित में विशेष स्वास्थ्य के ऊपर जनशक्ति का निर्माण किया है, भारत सरकार की अगर बात की जाए, ठीक है। तो और बात करते हैं हम लोग आगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में
स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में फर्म फर्म का उद्देश्य लाभ की अधिकतम करना है। फर्म का उद्देश्य क्या है? लाभ। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो फर्म का काम क्या है? फर्म का काम है कि ये इनकम करना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देगी जिसका स्वास्थ्य खराब हो? सिंपल सी बात है, नहीं देगी। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तभी जाकर वो देगी। ठीक है। और बात है, किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य उसकी अपनी क्षमता को प्रभावित करती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री और पुरुष संगठन के समग्र विकास की अपना खुद का उसका योगदान है। ठीक है, खुद का उसका योगदान है। ठीक है वो। और बात करें हम लोग कि ये तो हो गया ना, अपना योगदान। हाँ, अगर स्वास्थ्य वाली योगदान जो है उसको अधिकतम रखने के लिए वास्तव में स्वास्थ्य का कल्याण करना जरूरी है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए पीछे हम लोग पढ़ इसी को पढ़ लेते, किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, मतलब स्वास्थ्य पहले अच्छी होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों में विशेष ध्यान देते हैं होते हुए स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा इनकी पहुंच बेहतर बनाता है। पिछले 5 दशकों में भारत ने प्राथमिक द्वितीय तृतीय सेवाओं में अपेक्षित में स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग और बढ़ते थे, इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, मतलब जीवन जीने की इच्छा बढ़ रही है। और 16 में 69.4 अधिक वर्ष अधिक हो गया। शिशु मृत्यु दर इतना 1951 में 147 से घटकर 36 पर आ गई है। इसकी अवधि में अशोधित जन दर गिर गई है और 20 से 6.2 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। शिशु देखभाल में भी सुरक्षा में आत्मविश्वास और भावी प्रगति के साथ आंकने की के लिए उपयोगी है। आय में वृद्धि और आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता को सूचक किया गया। शिशुओं का संक्रमण से रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण को सुरक्षित की है। शिशु मृत्यु दर क्या हो रही है? घटते जा रही है। शिशु मृत्यु दर क्या हो रही है? घटते जा रही है। ठीक है। अब बात करें हम लोग थोड़ा सा डाटा की, तो संबंधित वर्षों में स्वास्थ्य से रिलेटेड संरचना की गई थी। उप केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, इन सब में 2014 2015 में, 2017 में, 2019 में, इन सब चीज में। औषधालय में अगर बात की जाए अस्पताल में, तो ये जो है की गई है यहाँ पर इतनी वृद्धि। और सरकारी में बिस्तर की अगर बात करें, बेड की भी सुविधा बात करें तो 6,75,779 से लेकर इतना तक वृद्धि की गई है। भारत चिकित्सा परिषद में जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन इतना हुआ है। और फिर नर्सिंग में NMAINRR में और LHV में इतनी पोस्टिंग हुई है, इतना वृद्धि की जा गई है। डाटा को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और विशेष के बाद क्या है कि भारत में ऐसे संस्थान जो है ऐसे संस्थान है भारत में और भी ऐसे संस्थान हैं जिसमें मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। और भारत में कुल 5542 मेडिकल कॉलेज है, 3 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कुछ राज्य में अधिक मेडिकल कॉलेज भी है। अब आ जाती है टॉपिक हमारी बेरोजगारी की। बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में समझना है कि बेरोजगारी को भी समझना जरूरी है। क्योंकि सिंपल सा बात है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सकल की माँ घरेलू काम करती है, बच्चों को देखभाल करती है। सकल का भाई जीतू बहन अपना उनका भी देखभाल कर समय से खेलने और घूमने फिरने में गुजार देते हैं। क्या आप शीला और जीतू और सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक इंसान अगर कमाने वाला, 4 लोग खाने वाला। ठीक है, तो बेरोजगारी किसको कहते हैं? ये बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते। उन्हें काम करने की एबिलिटी है, काम करने जा रहे हैं लेकिन काम मिल नहीं रही, तब वो रोजगार कर रहे हैं। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने की नहीं। जीतू जीतू छोटे बच्चे हैं, उनकी गिनती श्रम में नहीं हो सकती। और न ही जीतू से तो बेरोजगार कहे जा सकते। तो बेरोजगार कौन कहे जा सकते हैं? जो काम करने लायक है उन लोगों को, और काम नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को बेरोजगार कहे जा सकते हैं।
और बात करें हम लोग की श्रम और बात करें हम लोग की श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जा सकते हैं जो 15 से लेके 15 से लेके 60 के से 1 साल कम के बीच हो, और उसमें क्या है सकल के भाई बहन इस आयु के अंदर में नहीं आते, आयु के अंदर में आते नहीं है, और उसे बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर के बाहर परिश्रमी के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन फिर भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकती। और सकल के दादा दादी जो है वृद्ध में गिनती हो जाते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी के श्रमिक और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, नगरीय नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। अधिकांश शिक्षित मैंने अधिकांश देखा जाए तो अशिक्षित शिक्षा नहीं होने की बेरोजगारी है, और मौसमी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर कर अगर हटाकर साइड में रखा जाए तो मौसमी बेरोजगारी की अगर बात करें तो मौसमी तब होते हैं जब लोग वर्ष वर्ष के कुछ महीनों तक रोजगार नहीं प्राप्त करते हैं, कृषि पर आधार आश्रित रहते हैं और कृषि करते जाते हैं, कृषि के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होता है समस्या। तो अगर वहाँ पर मौसम ठीक नहीं है, बुआई कटाई नियाई गहाई होती है, कुछ महीनों में आश्रित मतलब कि उन लोगों को काम भी नहीं मिल पाता, तो कृषि के लगातार खेती करते हैं। खेती में बाढ़ या तूफान आ जाने पर या कुछ भी आ जाने पर खेती ठीक से नहीं होती है, तो उसे मौसमी बेरोजगारी के अंडर में आ जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत नियोजित प्रतीत होती है कि उसके पास का भूखंड होने का भूखंड होता है और उसमें क्या है काम नहीं मिलता, कृषिगत काम लोग में लगे परिजनों में होता कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है तो लोग उसमें 8 लोग लगते हैं, कम लोगों की जरूरत है तो उसमें ज्यादा लोग को रखा जाता है। इस प्रकार 5 लोग की जगह पर ज्यादा लोग काम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कम प्रच्छन्न बेरोजगारी, यही चीज है। ठीक है, और चीजों का आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब नीचे अगर बात करें हम लोग तो शहरी क्षेत्रों में मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य से परिघटना बन गई है। मैट्रिक स्नातक डिग्री युवा कर रोजगार पाने में असरत है, मतलब कि ग्रेजुएट हो या फिर 12 पास हो, लेकिन एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और बेरोजगार की अधिक तेजी बढ़ रही है। मतलब क्या है कि मैट्रिक वाले को कम लेकिन ग्रेजुएट वाले को जल्दी नौकरी मिल रहा है, जिससे विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि हाँ शक्ति मतलब आपके अंदर एबिलिटी अगर अच्छी है तो आप जॉब के लायक हो। अगर हम लोग बात करें कि जनशक्ति अधिक के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान रही है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर क्या है आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। तकनीकी कौशल की कमी है, बेरोजगारी में जनशक्ति की बर्बादी हो रही है, बेरोजगारी के कारण जनशक्ति की बर्बादी हो रही है, मानव कल्याण नहीं हो पा रहा है। और क्या युवकों में निराशा और हताशा की भावना बढ़ गई है। लोगों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती, तो सिंपल सा बात है कि वो अपने परिवार को ठीक से नहीं देख पाते हैं। शिक्षित लोग के साथ जो लोग कार्य करने के लिए इच्छुक है, सार्थक व्यवहार समर्थ नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है काम करने के लिए लेकिन काम करने के लिए रेडी है लेकिन काम उनको मिल नहीं रहा। ये सब जा रहा है, बहुत सारा कहानी छट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है बेरोजगार से आर्थिक बोझ की वृद्धि और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता रहती है। किसी व्यक्ति के साथ ही समाज में जीवन की गुणवत्ता का पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अब एक व्यक्ति अगर अशिक्षित है दूसरा को उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह का स्तर करना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य के अक्षर में एक आम गिरावट आ जाती है। स्कूल प्रणाली में अलग वृद्धि हो रही है। ठीक है, सबका एक अलग अलग डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसलिए कि यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था का समग्र विकास पर बेरोजगारी की अहितकर प्रभाव पड़ती है, तो बेरोजगार की वृद्धि में मंदीग्रत अवस्था में सूचक रहता है। यह संसाधन की बर्बादी भी करता है, जिसके कारण उपयोगी ढंग पर नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और अन्य लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो अब कंपनी में जो लोग कंपनी के लायबल होकर काम करने के लिए उन्हीं को काम किया जाएगा। आगे क्या बात करें, सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर जो है निम्न है। बेरोजगारी की दर जो है निम्न है, उतनी नहीं है, लेकिन रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर बात हम लोग की जाए तो थोड़ा है भी ज्यादा भी है, क्योंकि स्टैटिक्स ऐसा बताता है। और उत्पादन वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों की में की जाती है। वे पूरे वे पूरे वर्ष काम करने को प्रकृति से, लेकिन उनकी क्षमता और आर्य के हिसाब से उन्हें पर्याप्त नहीं होता है, मतलब कि उनके पास क्षमता ही नहीं काम करने की। और बात करें वे लोग जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम
पर थोपे हुए हैं, और काम है, उन्हें काम पसंद नहीं है, काम का ऐसा कभी होता है ना कि काम उनके लायक नहीं है, उनको पसंद नहीं आ रहा है काम, लेकिन काम जबरदस्ती वो लोग किए जा रहे हैं, चाहे कितनी भी कमाई हो, वे मन नहीं, मैंने मन से काम नहीं करते, ऐसा प्रतीत होता है कि मन लायक उन लोगों को काम मिला ही नहीं। ठीक है। इसी बात करें, इसके अतिरिक्त क्या है, प्राथमिक सेवा की बात करें, स्वरोजगार की एक विशेषता है कि लोग अपने से काम ढूंढ लेते हैं, ये सभी लोगों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पूरे परिवार खेती में काम करता है। अब एक खेत में सभी लोग काम करते हैं, तो ये सब कहानी है। ठीक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करें तो जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है, एक परिवार उसी में काम करता है पूरा। अब एक बेरोजगार तो सब बेरोजगार हो जाते हैं। और इन क्षेत्रों में रोजगार के प्रदेश से चर्चा की जाती है। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था क्षेत्र कृषि है। मतलब क्या है कि कृषि का सबसे अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था ही कृषि में एक बार आया तो सबके लिए आया, नहीं आया तो किसी के लिए नहीं आया। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता के लिए कुछ कमी आई है। बहुत लोग जो है कृषि में इतना ज्यादा धक्का खा चुके हैं ना कि कोई कृषि पर आधारित नहीं रहना चाहता है। जितने क्षेत्रों में छोटे पैमानों पर विनिर्माण और प्रोडक्शन जो है की बात करें तो छोटे पैमानों पर उत्पादन की जा रही है, जिसके कारण उत्पादन हो रही है, जिसके कारण वहां पे भी ऐसे नहीं रहना है। और उसमें क्या है, तृतीय क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और सरीखी की सेवाएं सामने आ रही है। इन सब चीजों में ध्यान दी जा रही है। ठीक है। तो ये सारा टॉपिक है। और कुछ आगे बढ़े, किसान खेतों में अधिक काम करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उत्पादन अगर कभी कमी हो जाए तो लोग दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है। और गांव के बाजार में सही प्राइस मिलता नहीं है। ठीक है। औपचारिक रूप से अवसर नहीं है, शिक्षक, दर्जी, इंजीनियर, इन सब चीजों को अन्य तरह के लोगों से सब परिपूर्ण हो गया है। उनमें इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, अर्थात में आर्थिक क्रियाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सब जगह पर बेरोजगारी की धूम मची है। तो ये सारा टॉपिक पढ़ते हुए हम लोग, ये हमारा जो है कुछ क्वेश्चन भी सामने है, आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है। और क्वेश्चन चलिए आप लोग छोटा सा डिस्कशन दे देंगे कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। इस टॉपिक के बारे में आप लोग कुछ हम लोग को राय देंगे, तो कमेंट सेक्शन में छोटे से 5 पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन के लिए नियोजित होती है, कम सैलरी उनको क्यों मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट किया। एनसीईआरटी की क्लास 9 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को जो पूरी वन शॉट वीडियो में कंप्लीट किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो में बने रहे हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहे। और वन बाई वन करके आहार, और एक बार फिर से एक बार आज याद रखिए, आप लोग को प्ले लिस्ट देखना जरूरी है। आप लोग अपने हिसाब से अपने प्ले लिस्ट को चुने और उसमें आप लोग यहाँ पर देखें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।